तो ऑडियो वीडियो बता दें, क्लियर है? यस सर। आज क्या है? यस यस सर। 7 है या? ठीक है, तो यस बोल रहे हैं, वीडियो सबका ठीक चल रहा है। तो लास्ट जो रिजल्ट था किसका? पोजीशन वेक्टर ऑफ द सिस्टम सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ टू ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। उसमें क्या था? आई थिंक m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। गाइस सही है? ये रिजल्ट था। तो आरसीएम वेक्टर Yes, क्या sir. है? आरसीएम वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। आरसीएम वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब किसका सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। तो ये फॉर्मूला याद हो जाए, प्लस पता होना चाहिए किसके लिए है ये आरसीएम। तो दो पार्टिकल थे उस सिस्टम में, और उस दो पार्टिकल वाले सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए। अभी तो नहीं पूछ रहा, कभी मैं पूछ लूं तो आप बता दें कि क्या होता है। और उसमें दो की पॉइंट्स हैं। कौन से दो की वर्ड्स हैं? एक तो फोर्स और एक है एंटायर मास। याद है ना? तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सारा का सारा मास, एंटायर मास कैसा कर लेते हैं हम? सपोज करते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है उस पॉइंट पर। दूसरा जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ऑल द एक्सटर्नल फोर्स आर सपोज टू बी एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। खैर, अब आगे की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं डायग्राम बनाना नहीं है, आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है। अगर मैं वो जो सिस्टम था, सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, और ये सी पॉइंट है, तो गाइस अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सी पॉइंट का सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करना है ना, m1 पॉइंट, m1 पार्टिकल, m2 पार्टिकल, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है लेट x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है लेट x2 y2। बात को समझें। आपने आई थिंक 10th क्लासेस में ये पढ़े होंगे, xy, x1 y1, x2 y2 कोऑर्डिनेट होते हैं xy पे। यस सर। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। m1 पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। m2 पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। अब ये जो C पॉइंट है, ये जो सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ XCM, YCM, कैपिटल XCM, कैपिटल YCM। तो C पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, तो आप XCM, YCM का फॉर्मूला बना सकते हैं। डेरिवेशन नहीं करना है, फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए, XCM क्या होता है, डायरेक्ट रिजल्ट देखने हैं। XCM क्या है? X कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास C है, X कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और आपको क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? x1 y1 गिवन होना चाहिए, x2 y2 गिवन होना चाहिए, m1 गिवन होना चाहिए, m2 गिवन होना चाहिए। अगर ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज आपको पता है, तो आप सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं गाइस। कैसे? देखिए, इस फॉर्मूले के बिल्कुल कॉरेस्पॉन्ड हम देखें तो m1 x1 प्लस m2 x2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। This is the formula for x coordinate of center of mass. Similarly, the y coordinate of the center of mass is given as कैसे? m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2। तो ये जो रिजल्ट आपने डेराइव किया था, उसके नीचे लिखिए। अब लिखिए if, अब लिखना स्टार्ट कीजिए फिर। लिखिए if x1 y1 एंड x2 y2। लिखिए इस फॉर्मूले के नीचे इफ x1 y1 ब्रैकेट में है ना, x1 y1 एंड x2 y2 be the coordinates of, if x1 y1 and x2 y2 be the coordinates of
coordinates of m1 and m2 respectively, m1 and m2 respectively, position क्या लिखा, coordinates of m1 and m2 respectively, then x coordinate of, then भाई पीछे कोई अटक गया, देखो कौन है ये, हाँ, then x coordinate of the center of mass, then x coordinate of the center of mass, the center of mass समझ गए ना, उसी c की बात कर रहे हैं हम, c, x coordinate of the center of mass, फॉर्मूला लिखें, जब x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो जाए तो लिखना सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और दोनों फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर राइटिंग में बड़ा बड़ा लिखते हैं। कंप्लीट हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दें। एक का अटेंडेंस का वो कैसे लेते हो आप, एक ही स्क्रॉल में, आप कहाँ गए, हो गया, हो गया, कैसे सेंड कर देना, हो गया सर, हो गया ना, बाकी लोग जल्दी बता देना। यस सर, यस सर। डेरिवेशंस जो होते हैं वो 2 पार्टिकल्स कंसिडर करके कंप्लीट किए जाते हैं। अब जो रिजल्ट 2 के लिए सही है, ध्यान दें ना, जो रिजल्ट 2 के लिए सही है, 2 पार्टिकल्स के लिए जो रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट है, सही है, वो 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, सबके लिए सही होता है। अभी क्लास से पहले मैंने आपको आपकी ही टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स सेंड किए हैं, एग्जांपल नंबर 7.1, 7.3, है ना, तो काफी बच्चों ने हो सकता है पहले से कर लिए होंगे, बट एक होता है ना एक्सीलेंसी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है, वो बहुत क्लियर कर लेना, एग्जाम में स्पीड बढ़ जाती है जितना आपका क्लियर होता है मैटर। तो इन रिजल्ट को यूज लेकर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो 2 बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, पोजीशन वेक्टर किस चिड़िया का नाम है ना, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन वेक्टर, दोनों की कहानी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपसे कहें कि r1 वेक्टर है तो r1 वेक्टर क्या होता है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, तो ये किसके लिए है, फर्स्ट पार्टिकल के लिए। अगर सेकंड पार्टिकल के लिए लिखना हो तो r2 वेक्टर, याद है ना उस दिन आपको लिखवाया था यहाँ r2 वेक्टर, तो r2 वेक्टर क्या होगा, आप समझ गए होंगे, x2 i कैप y2 j कैप, तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब बताइए RCM जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, उसके लिए ऐसा एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, दिमाग में आपके आ तो रहा होगा, RCM वेक्टर क्या होगा, XCM i कैप, सर वीडियो ब्लर आ रही है, YCM j कैप। बाकी लोग वीडियो ठीक आ रहा है क्या, ठीक है सर, वीडियो यस सही है सर, सर, ठीक सही है सर, वो आइडिया है, क्योंकि मेरे इधर से अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सभी की होगी, और किसी इंडिविजुअल के है क्लास चल रही है, नेटवर्क वहां पर वीक होगा। ले लो। तो गाइज ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। भाई कोई म्यूट नहीं है तो म्यूट कर लेना। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। और XCM YCM क्या है, कोऑर्डिनेट्स। x1 y1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल के लिए, x2 y2 क्या है, सेकंड पार्टिकल के लिए कोऑर्डिनेट। तो जिस तरह से पोजीशन वेक्टर का रिजल्ट है उसी तरह से कोऑर्डिनेट्स के रिजल्ट भी होते हैं। चलिए अब हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट 7.1 ही देख लेते हैं। तो मुझे टेक्स्ट बुक ट्रांसफर करो भाई, 7.1 निकला हुआ है, उधर निकला हुआ है ना। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल सब जानते हैं,
और डायग्राम आपको अटैच किया हुआ दिया हुआ है, नहीं भी हो तो आप बना सकते हो। तो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, ये बना दिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेट, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपको दी हुई है। और मेन करना क्या है, हमें सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता लगाना है गाइस। मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट पता लगाना है, ध्यान से सुन लें, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट पता लगाना है। क्या है, 100 kg 100 ग्राम है ये, 150 ग्राम 200 ग्राम, तो 100 ग्राम 150 ग्राम 150 ग्राम एंड 200 ग्राम। तो ये यहाँ पर बड़े डॉट दिखा देता हूं, ये पॉइंट साइज के पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस हैं 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है, तो 0.5 मीटर, मतलब 1/2 मीटर, ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/2 मीटर। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 1/2 मीटर, 1/2 मीटर, 0.5 मीटर। अब बस इतनी ही इंफॉर्मेशन थी, आपको बताना है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। मतलब हमें एक्स सीएम के बारे में बताना है, वाई सीएम के बारे में बताना है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। एक्स सीएम का फॉर्मूला होगा, पहले फॉर्मूला देखें, m1x1 m2x2 प्लस m3x3। 3 क्यों लिया मैंने यहाँ पर, बिकॉज 3 प्लेसेस पर पार्टिकल्स हैं, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। तो जो रिजल्ट्स जो हमने 2 पार्टिकल्स के लिए रिजल्ट लिखा था एक्ससीएम का अभी अभी, वो 3 के लिए भी ट्रू होता है, 4 के लिए भी, 5 के लिए। तो अब ये फॉर्मूला 3 के लिए हो गया। हाँ, आपको क्वेश्चन में क्या कर रही है, घर पे कर ले रही है ना। देखिए आपको क्वेश्चन में एक तो इंफॉर्मेशन दी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है ना, लेट ये O है, लेट ये A है, लेट ये B है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है OAB। एक बात, इसकी साइड की इंफॉर्मेशन दे दी आपको 1/2 मीटर है। आप O का, A का, B का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, तो O पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 0 y1 0 फॉर पॉइंट O। O पॉइंट के लिए x1 0 y1 0। B पॉइंट के लिए, फॉर B पॉइंट, A की बात सबसे बाद में, फॉर B पॉइंट, तो B पॉइंट के लिए x3 y3 मान लेते हैं ना, A पॉइंट के लिए x1 y1। तो बताइए B पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट कितना है आपके हिसाब से, 0.5 0.5 मतलब 1/2 मीटर, 0.5 मीटर ही तो होगा। तो O पॉइंट से B पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 1/2 मीटर। हाँ, B पॉइंट का y कोऑर्डिनेट गाइस 0। बिल्कुल सही है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। हम ये क्यों पता लगा रहे हैं, क्योंकि हमें m1 पता है, यहां पर मान लेता हूं m2, आपकी मर्जी है ना, यहां पर मैं मान लेता हूं m3, है ना। मासेस पता है, जब तक इंडिविजुअल पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं होंगे, आप इस सिस्टम के एक्ससीएम वाईसीएम पता नहीं कर सकते। फॉर्मूला आपके सामने है, x1 x2 x3 की वैल्यू पता तो होनी चाहिए। अब देखिए, अगर मैं A पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन के हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा ना गाइस, इतना बताओ मुझे। इस वर्टिकल लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सब पॉइंट सभी का x कोऑर्डिनेट मतलब राइट साइड की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हर जगह सेम होगी। तो इस वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करने से फायदा क्या होगा, मुझे इस परपेंडिकुलर का जो फुट है उसका कोऑर्डिनेट, उसका x कोऑर्डिनेट पता लग जाए, तो मुझे A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा, है ना। तो A पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ किया, उस नॉर्मल के फुट का x कोऑर्डिनेट पता लगा लो, तो A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा।
इस वर्टिकल लाइन के हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। एक्स मतलब राइट साइड का डिस्टेंस। तो फुट जो दिख रहा है ना, इस फुट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? आई थिंक 1/4 मीटर। यस सर। ओ से बी का मिड पॉइंट ही तो होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब x2 क्या होगा? 1/4 मीटर। y2 क्या होगा गाइस? हाँ, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। देखिए यहां पर 60 डिग्री लिख सकते हैं क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यस एंगल सर। Yes, 60 sir. डिग्री, है ना। इस मिड पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, लेट एम पॉइंट, कैपिटल एम 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल बन गया ओ ए एम। दिखा ये ट्रायंगल ओ ए एम। तो आपको ए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पता करना है, मतलब y डायरेक्शन की लेंथ, y डायरेक्शन में तो लेंथ ही है, तो m से a तक की हाइट जो है मतलब am, तो am ही क्या होगा? a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, हाइट। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आप am तो पता कर सकते हैं ना गाइस, जब आपको थीटा पता है, जब आपको हाइपोटेनस Yes, पता sir. है। हाइपोटेनस पता है, हाफ मीटर। परपेंडिकुलर पता करना है, तो इस ट्रायंगल में AM परपेंडिकुलर है, AO हाइपोटेनस है। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AOM sin 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AM अपॉन हाइपोटेनस AO, है ना। सो AM इक्वल टू AO sin 60, कोई दिक्कत नहीं है। AO कितना है? 1/2 मीटर। sin 60 डिग्री कितना होता है गाइस? अंडर रूट 3/2 लिख दूं क्या? 3/2। यस सर। अंडर रूट 3/2, बिल्कुल ठीक है। तो AM मुझे पता लग गया, रूट 3/4, AM इक्वल टू अंडर रूट 3/4 मीटर। दैट मीन्स दी y कोऑर्डिनेट ऑफ A पॉइंट रूट 3/4। तो ये मेहनत पहले करनी पड़ती, x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब पता कर लिया हमें। अगर इस सिस्टम का, किस सिस्टम का? जिस सिस्टम में 3 पार्टिकल्स हैं, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता करना है, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है, वाई कोऑर्डिनेट पता करना है। तो ये रॉ मटेरियल पहले एक्यूमुलेट करना था, कर लिया। अब प्रोग्राम चालू करते हैं। तो डायग्राम बनाकर आपको एक एक पॉइंट के सेंटर ऑफ, एक एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने। तो लिख सकते हैं आप कोऑर्डिनेट ऑफ ओ पॉइंट x1 0 y1 0, ओरिजिन के लिए 0 ही होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट लिख लेना अपने हिसाब से x3 y3, आप चाहें तो ए पॉइंट के लिए पहले कर सकते हैं। देन x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट यहां लिखेंगे फॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन ट्राइंगल, फॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इन ट्राइंगल। ये पूरा कंप्लीट हो जाए तब आप लिख सकते हैं y2 इक्वल टू am रूट 3/4 मिलेगा। तो यहां करना पड़ेगा फॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ये मार्किंग आप अपने हिसाब से करते हैं, ए बी ओ जो भी। चलिए सॉल्यूशन करते हैं गाइस, ये थोड़ा हो जाए तो मुझे बता देना। डायग्राम बनाकर और कर ही लेना अपने हाथ से। टेक्स्ट बुक के भरोसे मत रहना, उसमें लिखा हुआ है, उसमें तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको टाइम कहाँ मिलता है सब कुछ पढ़ने का, है ना। तो अभी मिल रहा है, अभी के अभी लिखो। टाइम तो खूब होता है बट पता ही नहीं कहाँ चला जाता है। ये एक बड़ी सबके साथ यही एक प्रॉब्लम है, सोचते सोचते ही टाइम खत्म हो जाता है बच्चों का। तो जब ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 सारी इंफॉर्मेशन हो जाए तो मुझे बता देना। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आगे काम स्टार्ट करना है। हो गया सर, है ना। तो जिन जिन ने कर लिया XCM के इस रिजल्ट में, है ना, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखकर, फॉर्मूला लिखकर
वैल्यू पुट करते हैं। m1 अब ये ग्राम में है ना, इसको ग्राम में ही चलने दो। 100 x1 0 ब्रैकेट में प्लस m2 200 ठीक है इनटू x2 1/4 ब्रैकेट में प्लस m3 150 इंटू x3 0 है कितना है, अच्छा 1/2 x3 की वैल्यू 1/3 ठीक है। डिवाइड में 100 प्लस 200 प्लस 150। नाउ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 50, चलिए पूरा लिखते हैं 0 प्लस 50 प्लस 75 अपॉन 450। देख लेना भाई, इधर थोड़ा चेक कर लेना। 125 अपॉन 245 2 अपॉन 450 25 से कैंसिल करता हूं एक बार तो 5/18 आ रहा है गाइस एक तो, है ना, उसको लास्ट में लिखते हैं, फिर आंसर है ये हमारा XCM 5/18 मीटर में ही है ये फर्स्ट आंसर 5/18 मीटर, है ना। y कोऑर्डिनेट XCM हो गया, चलिए YCM फॉर्मूला क्या होगा, M1 Y1 जरूर लिखें सभी अपने अपने रजिस्टर में, M2 Y2 प्लस M3 Y3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 YCM इक्वल टू क्या होगा, करें स्टार्ट प्रोग्राम। आई थिंक सभी कर रहे हैं। हाँ भाई XCM में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सबके सही है, डन। तो यहाँ वाले तो सब सही बोल रहे हैं। हाँ भाई M1 100 Y1 0 प्लस M2 200 Y2 कहाँ पर है, ये रहा √3/4 √3/4 प्लस ब्रैकेट में कर देते हैं इसको M3 150 Y3 0 गाइस Y3 भी 0 है, M1 प्लस M2 प्लस M3 YCM इक्वल टू √3 50 √3 लिख देते हैं अपॉन 450 50 से कैंसिल करो, खत्म बात। √3 और 9 ऐसा का ऐसा ही छोड़े इसको, √3 ओवर 9 मीटर, दैट्स इट। तो XCM YCM दोनों आ गए। क्या नहीं, रेशनलाइज वो गलत हो जाएगा, डिनोमिनेटर में अंडर रूट को नहीं छोड़ते, कर सकते हैं 1/3√3 लिख सकते हैं, बट दिस इज ओके, चाहे तो और करके लिख सकते हैं, वो रॉन्ग तो नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ तो आंसर एक साथ कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में 5/18 कॉमा √3/9, दिस इज योर आंसर। तो ये है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो आपको पता ही है, RCM वेक्टर इक्वल टू 5/18 i कैप प्लस √3/9 j कैप, बट यहां तक ही करना है। तो ये तो एक
ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 इजीली है ना, you get easily, then you can find xcm by using this result for 3 particle, ycm for 3 particles। तो 2 पार्टिकल्स के लिए हमने रिजल्ट्स डेराइव किए, 3 पार्टिकल्स के लिए उन्हीं फॉर्मूलाज को एज इट इज यूज लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। 7.3 एक अच्छा क्वेश्चन है, उसका डायग्राम मैं बना लेता हूं। यस, पूरा इरेज कर सकता हूं क्या गाइस? यस सर। यस सर। कोई भी कुछ अटक गया हो तो बता देना, है ना। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 7.3 पर तो आईएमपी लगाएं। अच्छा क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमारे लिए एक क्वेश्चन एक नहीं होता है, उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप आ जाते हैं। तो इसलिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ लो आप एक नहीं कर रहे हैं, उसकी उस टाइप के, उस कास्ट के सारे क्वेश्चन हम फिर कर सकते हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 7.3 क्या कह रहा है? इसमें एक प्लेन लैमिना है। लैमिना मतलब अ प्लेन शीट, बट वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप की नहीं है, वो एल शेप की है। एक प्लेन शीट है, वो एल शेप की है। तो मैं पहले तो स्क्वायर शेप का कुछ दिखा रहा हूँ। इस स्क्वायर के मैं 4 पार्ट कर देता हूँ, ध्यान दें। तो अपना दिमाग बिल्कुल सामने मार्कर बोर्ड पर इधर ही देखें। तो इस स्क्वायर के मैंने डॉटेड लाइन से 4 पार्ट कर दिए, लेट कर दिए। दिख रहा है ना 4 पार्ट? नंबरिंग करते हैं इस पर, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। इसमें से एक पार्ट को कट करके हटा दिया गया है। देखिए इधर एक स्क्वायर था, नेमिंग करें इसकी भी, ओ ए बी सी, है ना। ओ ए बी सी एक स्क्वायर है, इसके 4 कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं। उसको मैंने इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब वो जो 4th पार्ट है उसको तो मैंने ऐसे किया और कट करके उसको रिमूव ही कर दिया, कट करके रिमूव कर दिया। देखो तो बन गया कि एल शेप का लैमिना। ये 4th पार्ट हटा दिया गया है यहाँ से। अब ये जो एल शेप का लैमिना है, इसका टोटल मास कितना है? इसका टोटल मास है 3 kg। एम आई राइट? 3 kg होना चाहिए, सही है। और ये जो ए पॉइंट, ये जो सी पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको बताए हैं। ए पॉइंट सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं गाइस? कितने हैं? 2,0। देखो डायग्राम में, है ना। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0,2। और ये जो पॉइंट, ये बीच में पॉइंट है यहाँ पर, तो इनके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,1। इसका हो जाएगा 1,0, इसका हो जाएगा मिड पॉइंट Yes, का sir. 0,1, इसका देखें तो ये हो जाएगा 1,1। लेट ये पॉइंट है बीच में कहीं, डी मान लेते हैं इसको, बीच वाला पॉइंट। ओके, तो एक्चुअल में मैंने आपको बताया था एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के कितने पार्ट कर दिए? इक्वल 4 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4। 4th पार्ट को हटा दिया तो अब बैलेंस बिगड़ गया। तो आप ध्यान दें, जब ये स्क्वायर कंप्लीट था ना, 4 पार्ट, 4th पार्ट भी था, ध्यान दें, तब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर था? सेंटर पर। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक अ सर्कुलर डिस्क, सर स्क्वायर, स्क्रीन और रेक्टेंगल। सर स्क्रीन ब्लर हो रही, डायग्राम। स्क्रीन ब्लर हो रही है, अभी देखते हैं। यहाँ तो ठीक अभी है। सही हो गया। होस्ट साहब अब कुछ सही है गड़बड़ सर। तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, अब सही है सर। है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हो सकता है बीच में कुछ मोमेंट के लिए हो गया हो, अभी ठीक है। तो मैं कह रहा था इस क्वेश्चन से हटकर कुछ बात बता रहा हूँ, है ना, ध्यान दें। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक अ सर्कुलर डिस्क। डिस्क तो समझते हैं ना, सर्कल नहीं बोल रहा हूँ, सर्कुलर डिस्क बोल रहा हूँ। तो सर्कुलर डिस्क, अ स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो ये कुछ ऐसे फिगर्स हैं, ऐसी बॉडीज हैं
जिनका सेंटर ऑफ मास इनके सेंटर पर ही होता है, सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही होता है। फॉर अ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अ सर्कुलर डिस्क, फॉर अ स्क्वायर, फॉर अ रेक्टेंगुलर, द सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड एट इट्स सेंटर। ठीक है, बट जैसे ही हमने फोर्थ पार्ट को हटा दिया, स्क्वायर में देखें, अब सेंटर ऑफ मास कहां चला जाएगा? थोड़ा सा अंदर की तरफ। सेंटर ऑफ मास जहां पहले था अब वहां नहीं होगा, क्योंकि जहां मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वहां से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होकर जहां मास डिस्ट्रीब्यूशन है वहां चला जाता है। अगर आप फोर्थ पार्ट को वापस यहां ले आओ तो सेंटर ऑफ मास वापस कहां आ जाएगा? सेंटर पर। बट इस फोर्थ पार्ट को आप कट करके हटा दो तो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज कर लेता। आपको इस एल शेप के प्लेन लैमिना का सेंटर ऑफ मास बताना है, मतलब XCM पता करना है, देन YCM पता करना है। अब क्या आपको X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3 पता है क्या? नहीं। हम फॉर्मूला तो वही यूज लेंगे, XCM इक्वल टू क्या? M1 X1 है ना, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन इस तरह से, है ना, M1 प्लस M2 प्लस M3। तो अभी समझने वाली बात जब आएगी तब ध्यान देना, ये तो सब क्वेश्चन की बातें बता रहा हूँ मैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एल शेप के प्लेन लैमिना का XCM YCM अगर पता करना है तो पहले आपको यहाँ पर 3 स्क्वायर्स कंसीडर करने होंगे। ये 1 2 3 दिख रहा है ना, तो ध्यान दें, मैं इसको परफेक्ट लाइनिंग करके बता देता हूँ। सपोज जो फर्स्ट है ना वो एक स्क्वायर है, सपोज क्या है ही ना, जब आपने लाइन से दिखा Yes, दिया, sir. पार्टीशन कर दिए तो स्क्वायर क्लियर दिख रहा है। ठीक है, और अभी अभी मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि स्क्वायर एक ऐसी ज्योमेट्री, ऐसा फिगर होता है जिसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर ही होता है। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है, इसका ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फर्स्ट नंबर के स्क्वायर का, जिसका सेंटर आपको दिख रहा होगा। लेट दिस इज C1, सेंटर ऑफ मास है फर्स्ट का। सेकंड जो लैमिना है, इसको 2 को तो साइड में लिख देता हूं, इसका ये रहा सेंटर ऑफ मास। तो स्क्वायर एक ऐसी ज्योमेट्री, ऐसा फिगर होता है जिसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर ही होता है। इसी तरह से जो थर्ड वाला स्क्वायर दिख रहा है उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर ही होगा, लेट C3। अगर आपको C1 C2 C3 दिख रहे हैं तो आप क्या सपोज कर सकते हैं? यू कैन सपोज दैट 1 kg मास इज प्रेजेंट एट C1 पॉइंट। 1 kg क्यों बोला मैंने? क्योंकि इस प्लेन लैमिना का टोटल मास कितना है? 3 kg, और इस प्लेन लैमिना के कितने पार्ट हो रहे हैं? इक्वल 3 पार्ट्स हो रहे हैं, 1 2 3। तो इक्वल 3 पार्ट्स हो रहे हैं, तो एक एक पार्ट का मास कितना होगा? 1 kg 1 kg 1 kg। इसका मतलब हम फर्स्ट नंबर के स्क्वायर के सेंटर ऑफ मास पर C1 पर 1 kg कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली सेकंड स्क्वायर के सेंटर पर, मतलब C2 पर 1 kg कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड नंबर के स्क्वायर के सेंटर ऑफ मास C3 पर अगेन 1 kg कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें M1 पता लग गया 1 kg, M2 also 1 kg, M3 also 1 kg। हाँ, M1 जहां पर है मतलब C1 पर, तो C1 का X कोऑर्डिनेट क्या होगा, Y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सोचिए, बताइए। यहां लिखता हूं मैं, C1 का X कोऑर्डिनेट क्या होगा, Y कोऑर्डिनेट क्या होगा, देन C2 का, देन C3 का एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो गाइस देखिए, C1 का Y कोऑर्डिनेट यहां से मिलेगा, यहां से C1 का X कोऑर्डिनेट यहां से मिलेगा। तो मुझे लगता है ये डिस्टेंस 1/2 मीटर होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? C1 मिड पॉइंट है ना? ये जो इंडिविजुअल स्क्वायर्स हैं इनकी साइड कितनी है? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। कैसे पता लग रहा है? O से C तक का ये देखो 2 मीटर दिख रहा है, 2,0, X कोऑर्डिनेट 2 है।
और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, दिख रहा है ना ये 1, तो O से ये डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी हाफ मीटर। ठीक है, हाइट देखें हम, O से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 1.5 Sir, 3/2. 3/2 उसका रीजन यहां मैं जो दिखा रहा हूं वो ये है 1 मीटर, ट्रू। 1 मीटर के ऊपर ये है हाफ मीटर, हाफ ही होगा ना, मिड पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, इस 1 मीटर का मिड पॉइंट है, तो 1 मीटर तो कंप्लीट है ही, प्लस हाफ मीटर और हो गया, तो y डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3/2। तो अगर आप C1 पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो 1/2 मीटर लिखेंगे, C1 का y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो 3/2 मीटर लिखेंगे। हो गया, C1 के लिए x1 y1, दिस इज x1, दिस इज y1। C2 की कहानी कुछ इस तरह से है, x half, कोऑर्डिनेट half. को हाफ, y कोऑर्डिनेट के लिए मैं एक लाइन Half. आपको दिखा देता हूं, आप समझ गए होंगे ये डिस्टेंस कितनी होगी, हाफ मीटर। सही बोल रहे हैं आप लोग भी, 1/2 मीटर। ओके, लास्ट C3 के लिए, C3 के लिए y कोऑर्डिनेट तो हाफ मीटर ही आ जाएगा ऐसा लग रहा है। C3 का हाइट कितना है, उतना ही है, हाफ मीटर। C3 का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, सही लिखा। तो C3 के लिए अगर Yes, x sir. कोऑर्डिनेट चाहिए तो यहां पर आना पड़ेगा, यहां पर ये है C3, तो 1 मीटर प्लस हाफ मीटर, 1 मीटर प्लस हाफ मीटर, तो C3 का x कोऑर्डिनेट और C3 का y कोऑर्डिनेट दिख ही रहा है आपको कि C3 की x एक्सिस से हाइट कितनी है, हाफ मीटर। तो ये आ गए आपके पास x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब आप फॉर्मूला यूज लें, इस एल शेप के प्लेन लैमिना का XCM पता लगाएं। C1 पर मास कितना कंसीडर करना है, 3 1 kg। kg, 1 kg, C2 पर 1 kg, C3 पर 1 kg। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। यहां मैं लिख देता हूं हेयर, जरूर लिखना आप भी हेयर, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3 इक्वल टू 1 kg। नाउ XCM, वन इंटू x1 कितना है, 1/2, ब्रैकेट में लिखें इसको, प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 3/2 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना। XCM आई थिंक हाफ प्लस 3/2, 5/2 अपॉन 3, XCM 5/6 मीटर, एक आंसर। 5/6 1 से कम होता है, बिल्कुल सही बात है। XCM पता लगाओ, सिमिलरली XCM YCM, तो YCM कितना आ रहा है आप लोगों का, सेम ही आ रहा है। सेम ही आ रहा है, सेम ही आना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं डायग्राम में XCM YCM को मेंशन करो, दिखाओ, शो करो, कर दोगे, कहां होगा, यहां कहीं, मानते हैं, क्योंकि ये जो कॉर्नर Yes, है ना, sir. ये कॉर्नर क्या है 1,1, 1 मीटर ज्यादा होता है, 5/6 1 मीटर से थोड़ा सा लेस है, 1/6 कम है, तो यहां मान सकते हैं आप अंदर, इसका x कोऑर्डिनेट भी 5/2 होगा, y कोऑर्डिनेट भी 5/2 होगा, थोड़ा अंदर चला गया। हाँ, वो जो फोर्थ पार्ट था, अगर उस फोर्थ पार्ट को यहाँ पहुंचा दें तो पता है ना सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर जैसे ही मास चला गया तो मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, तो सेंटर ऑफ मास क्या है अभी 5/2 मीटर, 5/6 मीटर, 5/6 मीटर। कुछ आइडिया लग रहा है ना इन फॉर्मूलाज को हम कैसे यूज लेते हैं। मैंने YCM का सॉल्व तो नहीं किया, बट आप करेंगे
तो बिल्कुल जिस तरह से XCM का सॉल्यूशन हुआ है YCM का भी होगा, और बिल्कुल सॉल्व करना आपको कंप्लीट, और यही रिजल्ट आएगा। तो थोड़ा बताएं, टाइम है अभी कुछ 10 to 28 मिनट्स है सर 10। है ना। तो अब आपसे एक काम करवाते हैं, ये तो हुई टेक्स्ट बुक की बात है ना। चलिए अब आपसे क्वेश्चन करवाते हैं। आई थिंक कंफर्टेबली कर देंगे आप लोग, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। करें? y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है। यहां पर एक सर्कुलर डिस्क है, दिस इज अ सर्कुलर डिस्क, जिसका एक पॉइंट ओरिजिन को टच कर रहा है। हाफ पोर्शन ऊपर है, हाफ पोर्शन नीचे है। इस सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पर है, क्योंकि सिमेट्रिकल है C1। इसी के पास एक और सर्कुलर डिस्क है, और दोनों सर्कुलर डिस्क म्यूचुअली टच कर रही है, लाइट बिल्कुल टेंजेंट है ना, टच कर रही है। सेकेंड वाली सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास C2 है। इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास C1 C2 दिखा दिए मैंने आपको, है ना। तो दीज आर दी टू सर्कुलर डिस्क्स। ये शेडेड इसलिए बता रहा हूं, आप इनको रिंग मत समझ लेना ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। डिस्क नाम से आप समझ गए होंगे बात। तो दो सर्कुलर डिस्क हैं, डिस्क ए, डिस्क बी। ए डिस्क का मास कितना है? लेट इसका मास है 6 kg, और बी डिस्क का मास है 3 kg, ठीक है। ए डिस्क की रेडियस, फर्स्ट वाली जो डिस्क है उसकी रेडियस मैं एक जगह दिखा देता हूं आपको डायग्राम में, यहां पर रेडियस R1, चलिए स्मॉल लेटर में लिखते हैं R1 कितना है? इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और जो बी डिस्क है उसकी रेडियस R2, ये है R2 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। चलिए, तो इस तरह से एक्स एक्सिस की सिमेट्रिकल रखी हुई है ये। हर डिस्क का हाफ पोर्शन ऊपर है, हाफ नीचे है, इसलिए C1 C2 आपको दिखाई दे रहा है। बस ये जो सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास बताना है गाइज आपको, और सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट ही बताना है, y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। फाइंड दी x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। Find the center of mass of the system. Disk A, disk B. Disk A 6 kg, disk B 3 kg. और अभी आपको बताया था, अगर सर्कुलर डिस्क हो, स्क्वायर लैमिना हो, रेक्टेंगुलर लैमिना हो, तो उनका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही होता है, और सेंटर ऑफ मास पर आप कंप्लीट मास को, एंटायर मास को कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हो। वन मिनट और रुकते हैं ना, फिर बताएंगे। आप लोग जब तक 1 मिनट और दे रहा हूं, सॉल्व करो, सोचो। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम।
11/3,0। तो एक जने बता रहे हैं XCM की वैल्यू 11/3 सेंटीमीटर ही होगा, है ना? एक आंसर Yes, sir. 11/3। और देखते हैं, कुछ सेकंड्स और रुकते हैं। फॉर्मूलाज तो वही पुराने हैं और ये क्वेश्चन तो जल्दी होने वाला है, मतलब कैलकुलेशन बहुत फटाफट हो जाएगी। छोटा क्वेश्चन, स्टार्ट तो करो आप। और कल हमारा स्टार्ट हो जाएगा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन के बारे में काम चल रहा है। अभी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, लोकेशन, कल से हम स्टार्ट कर देंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब। तो अब फ्लो में आ जाएगा चैप्टर नंबर 7। तो सर 11/3। 11/3 आ रहा है, तो देखते हैं गाइस। तो देखिए जो C1 है ना, C1 का x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 0, C2 का x कोऑर्डिनेट 7, y कोऑर्डिनेट 0। ये 7 कैसे हुआ C2 का x कोऑर्डिनेट? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 7 या 8? गलत है ना? 8 + 3 11 आएगा ना। तो 4 + 4 8, 8 + 3 11। तो C2 का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 11। डायमीटर कितना होगा पहले डिस्क का? 8। तो 8 तो यहाँ ऑलरेडी है, 8 + 3 11। तो C2 का x कोऑर्डिनेट 11। ये सब कुछ किस में है? सेंटीमीटर में है। तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर में आना चाहिए। देखते हैं ये सही है क्या? कुछ लोग ये बता रहे हैं। ओके, अब फॉर्मूले की बात करें तो XCM, अब यहाँ पर 2 डिस्क है। अब अच्छी बात क्या है? सर्कुलर डिस्क है। सर्कुलर डिस्क है तो उनका सेंटर ही क्या होगा? उनका सेंटर ऑफ मास, इंडिविजुअल डिस्क के सेंटर ऑफ मास। तो इस C1 पॉइंट पर आप कितना मास कंसीडर कर सकते हैं? 6 kg। सिमिलरली इस C2 पॉइंट पर आप कितना मास कंसीडर कर सकते हैं? 3 kg। M1 हो गया 6, M2 हो गया 3 kg। फॉर्मूला M1x1 + M2x2 अपॉन M1 + M2, दैट्स इट। M1 कितना है? 6 kg। X1 कितना है गाइस? 4 सेंटीमीटर। M2 कितना है? 3 kg। X2 कितना है? 11 सेंटीमीटर अपॉन M1 + M2, तो 6 + 3 9, है ना? सॉल्व करते हैं तो गाइस 6 × 4 कितना लिखें? ठीक है, 3 × this 33 अपॉन 9, 33 + 27 24, 57। यस सर। 57 और ये 9। तो गाइस 19 आ रहे हैं ना, आपने 11 क्यों बोला? 19/3 आ रहा है। 11 कहाँ से आ गया? 19 होगा ना। कोई मुझे बताए ये 11 क्यों बताया? सेंटीमीटर। तो 19 अपॉन सर वो हाँ बोलिए। एक्स को कोऑर्डिनेट सर गलत हो गया था सर मेरा। यहाँ पर है ना, जैसे मैंने 7 कर दिया था ना, हो सकता है 7 कर दिया हो, बट हमारी तो दिमाग की बत्ती हाथों जल गई थी कि 7 नहीं होगा। C2 पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 8 + 3 होगा। 8 + 3 मतलब तो 11 होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात कॉन्सेप्ट की होती है कि सर्कुलर डिस्क अगर मिल जाए तो उसी के सेंटर पर उसका सारा का सारा मास कंसीडर कर सकते हैं, दैट्स इट। अगर कर सकते हैं कंसीडर तो इन फॉर्मूलाज को यूज ले सकते हैं। तो हो गया ना 19/3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही होगा। y कोऑर्डिनेट तो 0 है क्योंकि सारा मास सब कुछ x एक्सिस के सिमेट्रिकल है। तो आई थिंक आज का टाइम है ना अब होता है, तो कल हम मिलते हैं 3 o'clock, ठीक है गाइस? थैंक यू Thank you, sir. स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू sir. सर। यस, ओके।